कहानी जो मन को छू जाए, आपके मन को गुदगुदाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे। ऐसी ही कहानियों में से है ये एक कहानी। आज की कहानी लिखी है एन मोहनन ने, यासीन निसार अहमद। बच्ची अभी नींद से जग गई थी। पहले आकर देखा तो गहरी नींद सो रही थी। जब उसे दरवाजा खोल अंदर आते देखा तो बच्ची बिस्तर में पड़ी मुस्कुराई। नींद की खुमारी उन आंखों और मुस्कान में झूल रही थी। किसी परिचित चेहरे की याद दिला रही थी वो मुस्कान। धीरे से उसने उठने का प्रयास करते हुए पुकारा, अंकल। वो नहीं जानता था कि क्या बोले और क्या करे। फिर मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए वो पास गया। मेज पर तैयार रखे बिस्कुट, केक एवं दूध को थोड़ा पास सरका दिया। उसे खाते हुए बच्ची ने रोज की तरह दिलचस्पी से पूछा, पापा और मम्मी कब आएंगे अंकल? गत 4 दिनों से दोहराया जाने वाला झूठ उसने तकलीफ और मायूसी के साथ एक बार और कहा, जल्दी आएंगे। उनकी मोटर गाड़ी रास्ते में खराब हुई पड़ी है, मरम्मत कराते ही तुरंत आ जाएंगे। खाना खा के बच्ची खिलौनों में लौट आई तो वो बाहर चला गया। पता नहीं उसका जवाब बच्ची समझ गई कि नहीं। आगे कोई सवाल नहीं किया, इसलिए लगा कि समझ गई है। रोज यही एक उत्तर देता, फिर भी बच्ची को अविश्वास क्यों नहीं होता। इस तर्क की गुंजाइश नहीं रही। बच्ची चाहे अविश्वास और बेचैनी प्रकट करे तो भी इसी एक जवाब के अलावा और कुछ जवाब नहीं दे सकता था। आखिर 4 बरस की किसी बच्ची में कार्य कारण संबंधी विचारशीलता नहीं होती। पहले दिन ही उसने बेहद बेचैनी और दुख प्रकट किया। यहां तक कि डरता रहा कि माँ बाप के अभाव में जो झटका लगा है वो बच्ची को कहीं बीमार न बना दे। पर नगर की नर्सरी में न देखे गए अपरिचित खिलौनों और वातावरण की घुटन के कारण ही बच्ची एकदम दबी हुई थी। सब कुछ समझने पर जो डर और दयनीयता होती है उसे प्रकट करता सा व्यवहार था। सिर्फ उससे ही माँ बाप की बात पूछी थी, वो भी दिन में पहली बार जब उससे मिलती तब। वरना हमेशा थके हारे सोती रहती या विषाद से भरी तन्हाई में अकेले बैठी खेलती रहती। बहुत देर तक उसे देखा नहीं जा सकता था। बच्चों का दुख हमेशा दुसाहे पीड़ा थी। फिर क्यों ये हरकत की? कोई भावनात्मक समाधान या उत्तर नहीं था। उसके अलावा कोई राजनीतिक चाल अपने पास थी भी नहीं। मात्र इंसानी दृष्टि से ये एक गलत कार्रवाई होगी। सिर्फ 4 बरस की एक बच्ची को उड़ा के छिपाए रखना और उसकी जान की कीमत बताकर राजनीतिक फायदा उठाना। फांसी की सजा भोगते दुश्मनों के यहां बंदी पड़े अपने सहयोगी की जान बचाने का इसके अलावा जब कोई और चारा नहीं रहता तो इस काम को मानवीयता का एक और चेहरा मिल जाता, यही राहत होती। फिर भी इस गुप्त स्थान के घने रहस्य में यहाँ प्रवास, प्रणय और मृत्यु की परछाइयां एक के बाद एक पहरा देती ठंडी निस्सहायता है। उपयोग रहित कारतूस, बंदूक एवं विस्फोटक वस्तुओं के टूटे फूटे टुकड़े और वालनट के सूखे बाहरी छिलकों को खिलौने बनाए खेलती उस बेचारी बच्ची के भोले भाले चेहरे को देख मन को झटका लगा। अगर समय पर शादी होती तो उसके भी ऐसी ही बच्ची होती, बेटी के रूप में, या अपनी प्यारी दीदी की बेटी जिसके पैदा होने की बात सुनी थी पर देख न पाया था। अभी तक उसे भतीजी के रूप में। नहीं, ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। वो रास्ता नरम दिली और कमजोरियों की काई से छिपी फिसलती जमीन है। वहां पर पैर न रखें और न गिरे समय के पहाड़ और गड्ढे पार कर इधर पहुंचा था। 2-1 दिनों या महीनों का नहीं, 7-8 सालों की दुर्गमता में अटका ये रास्ता और जीवन उसने बहुत सोच समझकर ही चुन लिया था। अखबारों की खबरों में अपना विशेषण देखकर वो पीड़ा से मुस्कुराता। घोटू आतंकवादी, सिर का दाम और अपने नाम पर बनाए गए क्रूर कृत्यों को जानकर हैरान रह जाता। क्या ये सब मैंने ही किया? ये घोर आतंकवादी मैं ही हूं। मेरा इतना मूल्य, क्रूरता का मूल्य, किसी तितली को भी सताने की हरकत इन हाथों में नहीं थी। जूलॉजी कक्षाओं में कॉकरोचों और मेढकों को काट के छानबीन करने से तंग आता था। अगर डॉक्टरी पढ़ाने का घर वालों का अतिमोह, दबाव एवं प्रेरणा न होती तो कब का
छोड़ चुका होता इन सबको। आखिर डॉक्टरी पढ़ते वक्त भी यही कुछ समस्याएं थी। प्रैक्टिकल कक्षाओं में यहां तक कि बेहद पीड़ा से रोते मरीजों के वार्डों में भी उसे घुटन और सांस की परेशानी महसूस होती थी। शाहीना तक ने, जो कि अति मृदुल उंगलियों और आम के कोपलों सी नरम कांति लिए भूमि को भी पीड़ा पहुंचाए बिना चलती थी, सर्जरी में दक्षता हासिल की। उसका डर और बेचैनी दोनों की रोज शाहीना हंसी उड़ाती। वो कहती, क्यों इस काम के लिए आए हो जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है? जाकर कोई भाषा, कविता या साहित्य पढ़ो, मानो कोई अद्भुत आकिस्मत हो। डॉक्टरी के चौथे साल उसने उसे छोड़ दिया। आज वो विरोधाभास ही नहीं, शाहीना के उस पुराने तमाशे के बुरे अर्थ की परोक्ष प्रेरणा भी उसके पीछे नहीं थी। साहित्य या कविता पढ़ने के लिए नहीं थी वो यात्रा। शाहीन चकित रह गई होगी। अपनी मृदु भावनाओं की मकड़ी के जाल में खुद मंडराता वो जज्बाती पुराना सहपाठी कहां, आज ये घोर आतंकवादी कहां। 1 साल और बिताया होता तो डॉक्टर बन जाता। जैसा चाहा था वैसा गरीब और दयनीय देहाती जीवन की पगडंडियों के किनारे अपना छोटा सा चिकित्सालय खोलता। शाहीन के इर्द गिर्द गुप्त रूप से जिन अरमानों का जाल बना था उस पर उसी से खुलकर बात करता। शायद एक साथ एक उस सब के लिए मौका नहीं आया। उसे जो सही लगे वे विश्वास और आदर्श हमेशा उसका पीछा करते रहे। छात्र मोर्चों के किनारे भी उसने कभी राजनीतिक व्यक्ति की छाया नहीं पड़ने दी। वही अचानक मिलिटेंसी के बीचों बीच पहुंच गया। अप्रत्याशित ही उसे उनका नेतृत्व करना पड़ा। शाहीना सोचती होगी, मात्र एक जज्बाती इंसान विमुक्ति की वीर गाथाओं और रोमांटिक गाथाओं में ऊंघा हुआ कोई कमजोर दिल वाला। सिर्फ शाहीना ही नहीं, अपने सभी परिचितों ने वैसा ही सोचा होगा। स्टेथोस्कोप एवं डॉक्टरी किताबों के बदले काव्यों एवं उपन्यासों को हाथों में ले जाने वाला, सर्जरी कक्षाओं के बदले मुशायरों में जाने वाला, उनमें से किसी ने शायर उसके अंदर सदा चंचल दूसरे हिस्से की ओर ध्यान दिया हो। कहानी, कविता और उसकी प्रदत्त भावुक दुनिया की तरफ आकृष्ट दूसरा व्यक्तित्व, नैतिकता, सद्भावना, स्वतंत्रता की इच्छा और सहानुभूति, इन सब को मिला एक असुलभ आदर्शात्मक भावुकता का किसी अभियुक्त को खोजने आधी रात को कॉलेज कैंपस के हॉस्टल में चले आए पुलिस के सिपाहियों ने जो अत्याचार किए, उसके विरोध में जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई वो उसके केंद्र में रहा। प्रतिरोध और धीरे धीरे जबरदस्त प्रत्याक्रमण का मोर्चा शुरू हुआ। फिर वहां रुक नहीं सकता था। कॉलेज जाना तो दूर, दिन के उजाले में बाहर चलना भी मुश्किल हो गया। वो और सहयोगी अभियुक्त घोषित किए गए। उनके परिवार वालों और मित्र मंडली का भी शिकार किया गया। स्वभावतः वे सब छिप गए। गुप्त रूप से मिलने, संगठित होने और हथियार इकट्ठा करना सीख गए। छिपकर बदला लेने और हमला बोलने को तैयार हो गए। इस सच्चाई ने उसे कर्कश और मजबूत बना दिया कि अस्तित्व की समस्या वाली धमकी का सामना करने को आदर्शवादी राजनीतिक संविधान की सीमा लागनी पड़ेगी। नेतृत्व ने उसे और निर्विकार बनाया। अपने मोर्चे के सबसे सशक्त और समर्थ किसी नेता को पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब उसे जेल में डाला गया तो उसे छुड़ाने का एक ही मार्ग रह गया, सिटी पुलिस कमिश्नर या उसकी बीवी को उड़ा के कैद में रखना और उसका मूल्य मांगना। पूरी योजना बना के सावधानी और तैयारी के बाद ही उसने हुक्म दिया था। फिर भी वो योजना जैसा सोचा गया प्रयोग में सफल न हुई। कमिश्नर और उसकी बीवी के बदले उनकी 4 बरस की बच्ची को ही वे स्कूल से उड़ा पाए थे। पहले तो निराशा हुई। बच्ची के रोने उतरे चेहरे ने उसे एकदम थका दिया। बाहर से देखने के अलावा कमरे के अंदर तक जाने का उसे साहस नहीं हुआ। एक राजनीतिक कोशिश के बाद प्राप्त इस छोटे से शिकार को कमरे में ही बंद उसे सुपुर्द करके सहयोगी चले गए थे। क्या उन लोगों को ऐसी मानसिक पीड़ाएं हुई होंगी? जो हो, उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। नगर प्रांत के ही इस अड्डे की गुप्त जगह के चारों ओर कुशल सुरक्षा वृत्त और पहरे
स्थापित किए गए। पीछे कहीं वे हट गए। किसी भी विस्फोटक वस्तु से खतरनाक एक और चीज 4 बरस की बच्ची उनके जिम्मे हो गई। कभी उसने एक विस्फोटक की आशंका या डर नहीं पैदा किया। वो एक ऐसा दबाव बन के बढ़ रहा था जो मन की लोहे की दीवारों पर भी छेद एवं खाई डाल के अपने विश्वास और इरादे की नींव हिला रहा था। पहले दिन जब बच्ची को ले आया था तो बहुत देर से ही वो उस घटना से अपने को छोड़ पाया। धीरे धीरे ये पता चला कि अपना शिकार बहुत ही मूल्यवान है, एक बहुत ही संकीर्ण हथियार जो कि समाज को अस्त व्यस्त कर देगा। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि सिर्फ माँ बाप और बंधु बांधवों की ही नहीं वरन समाज के अंतःकरण की भी पुकार उठेगी बच्ची के लिए। तब विपक्षियों को अपने सहयोगी को मुक्त करना ही होगा। हाँ, वही तो लक्ष्य है। उसी कर्कश भाव से उसने गुप्त संकेत से पुलिस को बताया, आज से 3 दिनों के अंदर हमारे सहयोगी को मुक्त करें वरना बच्ची की लाश नगर के रास्ते में कहीं से उठानी पड़ेगी। फिर भी बच्ची के पास पहुंचा, तभी समस्या हो गई। रात का वक्त था, सोचा था कि बच्ची खाना खाके सो गई होगी, पर पहरेदारों में से एक ने कहा, बच्ची तो कुछ खाती नहीं, सिर्फ रोती रहती है। वो सिर्फ ये जानने गया था कि बात क्या है। दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो बच्ची ने सिर उठाकर देखा। चेहरा फूला हुआ था और आंखें उलझी, चेहरे पर आंसू की धारा। आश्चर्य, उसे देखते ही बच्ची ने सिसकना बंद किया, मुस्कुराई मानो बरसात में धुली चांदी हो। फिर शिकायत के लहजे में बोली, अंकल, इन लोगों से मुझे डर लगता है। पहरेदारों को इशारा करके ही बोली थी। वे अजीब कपड़ों में थे, बाल एवं दाढ़ी बढ़ा के, कंधे पर बंदूक उठाए, खतरनाक जिंदगी की अधीरता और असहिष्णुता लिए हुए। वो बच्ची के पास जाके शांत, सौम्य और मीठी वाणी में बोला, कोई बात नहीं अंकल, उन्हें भेज देंगे। जब पहरेदार चले गए तब पलंग पर पास बैठते हुए उसने भरसक प्यार का ढोंग रच के कहा, अब बिटिया दूध पिएगी। उसे दूध पीते और खाना खाते वो दुख भरी कौतूहलता से देखता रहा। बच्ची बीच बीच में विश्वास और राहत के साथ उसे देख रही थी। उसने उस पर ध्यान दिया। यूं ही पूछा उसने, बिटिया का क्या नाम है? वो बिना हिचके बोली, बिटिया। वो हार गया। अपना नाम जो भी ठीक से नहीं बता पाती ऐसी मासूम बच्ची को एक गहरा घाव मर पर लगा। ज्यादा कुछ पूछा नहीं, उसे लिटाया, उठाया, फिर लाड़ प्यार से कहा, सो जा। वो मानती नहीं, मुझे डर लगता है। जब हट पकड़ा तो वो भी उसके साथ लेटा। उन मुलायम हाथों ने उसे लपेटा। वो धीरे धीरे उसकी देह पर ताल देने लगा, बचपन में सुनी किसी लोरी की अस्पष्ट ताल। वो कहानी सुनाने को उसके होठ कांप उठे, जो कि किसी ने कभी उससे सुनाई हो। वे छोटी छोटी आंखें धीरे धीरे मुंद गई। अपनी देह पर लिपटे वो मासूम हाथ, वो शांत चेहरा और सांसों की उठती गिरती वो नरम देह देखकर पास लेटे हुए उसे बड़ी लज्जा और आत्मग्लानि लगी। किसी एक घर के माँ बाप की प्यारी बिटिया, उनकी हल्की गर्मी के बीच सुकड़ी लेटती दुलारी बेटी। उसने ध्यान से उसका हाथ अपने शरीर से हटाया, मानो उसे छूने की पात्रता उसमें नहीं हो। वो उठकर चुपके से कमरे के बाहर चला। वहां पहरा देते पहरेदार उसकी उलझी आंखें न देखे ऐसे वो जल्दी चला गया। पर अगले दिन और फिर हर दिन उसे बच्ची के पास जाना पड़ा। खाना खिलाने, सोने आदि के लिए उसका रहना जरूरी हो गया। जन्म से ही या याददाश्त के दिनों से ही मानो अंकल को वो जानती हो। रोज उसे मिलते ही पहला सवाल यही होता, मम्मी पापा कब आएंगे अंकल? बड़े अपराध बोध के साथ और कहीं देखते हुए वो झूठ दोहराता। अपने अंदर उठे वात्सल्य और प्यार को खत्म करने वो अपने से मानो लड़ रहा था। उसमें जीत के लिए कड़ी मेहनत करता था। जब 3 दिन की अवधि बीतने लगी तो मध्यस्थों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सहयोगी की मुक्ति के लिए 3 दिन की अवधि और देनी पड़ी। तब फिर से चेतावनी दी, अब किसी कारणवश अवधि नहीं बढ़ाएंगे। जिन 3 दिनों की अवधि मांगी गई उसके अगले दिन सहयोगी को फांसी की सजा भुगतनी थी।
अधिकारियों की वो मांग संदेह की दृष्टि से ही दूसरों ने देखी थी। ये झूठ है, धोखा है, हमें धोखा देंगे, किसी प्रकार हमारा ये गुप्त संकेत ढूंढ निकालकर हमें कत्ल करने की कोशिश है। ये उन लोगों ने कहा, हमें पकड़ेंगे, बच्ची को ले जाएंगे, हमारे सहयोगी को फांसी पर चढ़ाएंगे भी। ये बात नहीं कि उसे भी ऐसा न लगा हो, पर उनका बताया रास्ता उसे अतिव्यस्त कर गया। बच्ची को मारकर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने वाले रास्ते में छोड़ना, साथ एक चिट भी रखना, 24 घंटों के अंदर हमारे सहयोगी को रिहा नहीं करेंगे तो अगली बारी होगी कमिश्नर की। उसने बहस करके उन्हें समझाया कि ऐसा करने से अधिकारियों की जिद बढ़ेगी, निश्चित रूप से अपने सहयोगी की जान तुरंत चली जाएगी। बच्ची का अपने साथ रहना ही उसकी जान की सुरक्षा के लिए ठोस कदम होगा। फिर भी उसने उस संभावना से इनकार नहीं किया। यही नहीं, संभावना अधिक थी। ये आशा करना व्यर्थ होगा कि इतने बड़े इनकलाबी को यूं ही छोड़ देंगे। उसे जानने और उसका सामना करने का अब एक ही रास्ता रह गया था। उसने उसे इस्तेमाल करने का निश्चय किया। नगर प्रांत के ही किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से उसने कमिश्नर के घर खुद फोन किया। भरे गले से जवाब आया, हाँ कमिश्नर हूं। उसने अपने मोर्चे का नाम बताया, फिर कहा, तुम्हारी बताई अवधि कल खत्म हो रही है। उसके पहले अगर हम पर हमला करने का इरादा है तो बच्ची जिंदा नहीं मिलेगी। बदले इसके कल सवेरे 10 बजे हमारे आदमी को रिहा करेंगे तो बच्ची जिंदा मिल जाएगी। फोन रखने से पहले ही दूसरी ओर से एक निवेदन हुआ, क्या यासीन बोल रहे हो? अगर हां तो पहले तो कांप उठा। कैसे उसे पहचान गया? फिर आवाज बदल के पूछा, मैं कोई भी हूं तो क्या तुम्हें क्या बच्ची के बारे में जान लेना काफी नहीं है क्या? दूसरी ओर से इस बार जनाना आवाज आई, आंसू और आहों से भरी आवाज में किसी ने भीख मांगी। यासीन, मैं साहिना हूं, मेडिकल कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ी साहिना। मेरी बच्ची को जिंदा छोड़ दो यासीन, उसके बदले मैं आ जाऊंगी, मेरे पति आएंगे, दोनों आएंगे। उसने कुछ जवाब दिए बिना तुरंत फोन रख दिया। या खुदा, क्या शाहिना साहिना की बच्ची है? वापस अड्डे पर आया तो उसके सहयोगी घबराए उसी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस में हमारा जो सोर्स है उससे पता चला है कि हमारे अड्डे की सूचना उन्हें मिली है। आज रात वे हमें घेर कर हमला बोलेंगे। उसे विश्वास नहीं आया। इस अड्डे की सूचना पुलिस को मिली। हमारे बीच गद्दार है क्या? हाँ, इधर पास वाले किसी पब्लिक बूथ से की गई कॉल से उन्हें सूचना मिल गई। फिर वो कुछ नहीं बोल पाया। पहली बार यूं खुद की पराजय, पतन एवं नाश को साथी जान न ले, इसकी वो कोशिश कर रहा था। सभी तैयारियां भी करो, एक क्षण की भी देरी न हो, हम इसी पल इस जगह को छोड़ते हैं। बच्ची एक टूटी पिस्तौल के अवशिष्टों से खेल रही थी। उसे देखते ही वो मेज पर चढ़ी, उस नकली पिस्तौल को उसकी ओर तानकर जोर से बोली, ठह ठह। इस अप्रत्याशित चाल से वो तिलमिला उठा। उसका चेहरा देख के वो जोर से हंसने लगी। अंकल को मैंने डराया। सचमुच वो डर गया था, फिर भी हंसने की चेष्टा करते हुए बोला, बिटिया हमें जल्दी चलना है, पापा मम्मी को देखोगे ना, जल्दी तैयार हो जाओ। बच्ची के चेहरे पर खुशी झलकी। खिलौना नुमा 4-5 चीजों को समेटकर वो जाने को तैयार हो गई। उसे बेचैनी से देखा तब दरवाजे पर दस्तक हुई। साथियों में कोई था। उत्कंठा भरी वो मुख मुद्रा डरावनी थी। वो पास गया तो उसके कानों में कहा, लगता है कि उन्होंने हमें ओवरटेक किया है। प्राय सभी छोरों को बंद किया है। उत्तर का रास्ता ही अब बचा है। अब एक भी क्षण रुक नहीं सकते। बच्ची को उठाने अंदर भागने वाला था कि उसने आगंतुक से कहा, अच्छा मैं तैयार हूं, अब एक क्षण की देर न करें, उत्तरी रास्ता ही सही। हथियार सब उठाना, ग्रेनेड, AK-47 सब ले लो। बच्ची को लेकर मैं भी आया। आगंतुक ने कहा, बच्ची को ले नहीं जा सकते। बच्ची के साथ जाने वाले किसी को भी सिक्योरिटी वाले छोड़ेंगे नहीं। उसने हैरान होकर पूछा, तो फिर खत्म करें, मैं अभी उसका काम तमाम करूंगा, तुम गुलाम की बाइक के पीछे जा बैठो। उसने स्टार्ट कर दिया है, जरा भी देर न करना, मैं ये काम करके अभी आया। खत्म करें, खत्म करें। किसी टूटे ग्रेनेड की सीलों के समान लगे वे शब्द। अब क्या करें, क्या बताए, सोचने तक का समय नहीं।
आखिर फैसला सा उसने सुनाया, तुम जल्दी जाओ, मैं पीछे आऊंगा। साथी ने हट पकड़ा, नहीं, एक पहले ही उसके चंगुल में फंस गया है, अब तुम्हें भी हम खो नहीं सकते, अभी तुम्हें जाना होगा, बच्ची की बात छोड़ो, मैं देख लूंगा। अब दृढ़ पक्का और आज्ञाकारी सुर उसे न जाने कहां से वापस मिला। उसने कहा, मेरा कहना मानो, जल्दी चले जाना, बच्ची को मारने का अवसर मुझे चाहिए, उसका बाप मेरे दोस्त को मार रहा है, उसका बदला मुझे ही लेना है, जल्दी चले जाओ, मैं भी आया। जब वो अनुसरणीशील सहयोगी चला गया तो उसने अपनी जेब से पिस्तौल लेकर एक बार उसका मुआयना किया। सब ठीक। वो कमरे में जाकर बच्ची को उठाए बाहर भाग रहा था कि बड़े शोरगुल के साथ उस अड्डे का एक हिस्सा उसी के सामने टूटकर गिरा। आग, धुआं, चीख और चिल्लाहट के बीच उसने देखा चारों ओर से भाई, पुलिस, सिक्योरिटी वाले। अब बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। वो भयचकित बच्ची को छाती से लगाए पहले वाले कमरे की ओर भागा, फिर दरवाजा बंद करके सांकल डाली। अंदर आए सिपाहियों ने कमरे को खटखटाया, खोलने की कोशिश की, तभी अंदर से डरावने शब्द से गोली की आवाज आई। दरवाजा तोड़कर सिपाही अंदर पहुंचे तो उन्होंने वो डरावना दृश्य देखा। दाईं कनपटी के ऊपर गोली लगी, उसकी लाश खून से लथपथ नीचे फर्श पर पड़ी है। हाथ में जोर से पकड़ी पिस्तौल कमरे की दूसरी तरफ कपबोर्ड एवं दीवार की सुरक्षा से डरी चकित खड़ी छोटी बच्ची, उसके हाथों में भी टूटी पिस्तौल के खिलौनों का टुकड़ा। दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में लिखा था, पुलिस कमिश्नर की बिटिया को बचा लिया गया। सिक्योरिटी गार्डों से मुठभेड़ में यासीन निसार अहमद नामक खूंखार आतंकवादी मारा गया। यासीन निसार अहमद, तू कौन था?